लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Well said, Arpana. A successful independent woman who knows what she wants. She will not stop until she is satisfied. She will never settle for anything less than everything. Hello and welcome back everyone to Nation's Pride Live. दोस्तों, आज हमारे बीच नारी सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। वी वेलकम यू प्रियंका मिश्रा जी टू नेशंस प्राइड लाइव। So प्रियंका जी, एक अधिवक्ता के रूप में आप सराहनीय कार्य कर रही है। हम जानना चाहेंगे कि वकालत में करियर बनाने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और वहाँ कौन सा एक मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। मैं मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ी हूँ और मुझे याद है कि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब नेशन जो है अपनी 50th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था और उस समय स्टेट लेवल कंपटीशन में ऐसे राइटिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब मैं सागर गई हुई थी और स्कूल विज़िट पे हम सागर यूनिवर्सिटी देखने गए और उस छोटी सी उम्र में ही जब मैं सागर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में गई, वहाँ सामने डॉक्टर हरि सिंह गौर का एक स्टैच्यू लगा है, जिस स्टैच्यू पे उन्होंने रोब पहना हुआ है और लॉ की डिग्री उनके हाथ में है। तब मैंने वहाँ किसी से पूछा कि ये इन्होंने क्या पहना है, तो उन्होंने कहा इन्होंने गाउन पहना है और इस गाउन को लेने के लिए लॉ पढ़ना पड़ता है। फिर मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर की पूरी जीवनी पढ़ी और उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं लॉ प्रोफेशन में आऊँगी। और मैं हमेशा से देखती थी कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी बात कहीं रख नहीं पाते हैं, जिसके लिए उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा बच्चा था, वो मिस हो गया कहीं पब्लिक प्लेस पे। तब उसने मुझसे आकर के पूछा कि दीदी मैं किसको फ़ोन लगाऊं। तब मैंने मोबाइल पे से तो फ़ोन कर दिया उसके घर पे, बट मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों को टोल फ्री नंबर याद कराए जाएं। फिर मैंने महिला एवं बाल विकास को, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तब एक चिट्ठी लिखी कि टोल फ्री नंबर शुरू कराए जाएं और वो ऐसे नंबर होने चाहिए कि जो बच्चों को हमेशा याद रहें। उस इनिशिएटिव को लेते हुए 1098 1098 ये टोल फ्री नंबर शुरू किया गया, जिससे बच्चे कहीं मिस ना हों। ये एक मोमेंट था जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशन में आना चाहिए। बहुत अच्छा, हमको आपका वकालत का सफ़र जानने का मौका मिला। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से आप राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। पहले के मुताबिक आज महिलाओं को राजनीति में योगदान अवश्य ज़्यादा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी राजनीति में महिलाओं को एक अपनी पहचान और प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है जितनी पुरुषों को मिलती है? देखिए, समाज में परिवर्तन हमेशा शनैः शनैः होता है और जब कभी हम बात करते हैं प्रगति की, तो प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक होकर आगे आना। यदि हम विश्व स्तर पर भारत की तुलना करें तो स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में 1974 में जाकर के महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वहीं भारत में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे देश में जब ये बात हुई कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो, तो संविधान सभा में 15 ऐसी महिलाएं थीं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैडम लीला रॉय, डॉक्टर रीना रॉय, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी पंडित, ये कुछ ऐसे नाम थे कि जिन्होंने खुलकर अपनी बात महिलाओं के लिए स्पेशली की। मैडम राजकुमारी अमृत कौर, जो राजघराने से होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री बनी, जिन्होंने महिलाओं के लिए टीबी जैसी बीमारी के लेकर के प्रचार प्रसार किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में उतना नहीं है। राजमाता सिंधिया की जन्म शती वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज 100 रुपये के सिक्के का स्मारक चिन्ह निकालने जा रही है। तो महिलाओं को स्थान तो मिला है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो सकारात्मक रूप लेते हुए कैसे राजनीति में अपना परचम लहरा सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर मुख्य पटल पर लाने का काम करें। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य भी यही था कि मैंने जब कानून पढ़ा है तो मैं लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंच सकूं और संसद में उनकी बात को कैसे पहुंचा सकूं। बहुत खूब कहा आपने प्रियंका जी। आपकी अभी हमने राजनीतिक जर्नी के बारे में कुछ बातें सुनी और समझी।
आप संस्कार भारती जबलपुर विंग की साहित्य प्रभारी भी है। हमारे दर्शकों को संस्कार भारती के बारे में कुछ बताइए। संस्कार भारती, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि समाज कब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा, जब वो संस्कारवान, मूल्यवान और उसमें नैतिक चरित्रों का निर्माण होगा। संस्कार भारती राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो प्रमुख रूप से कला, मंचन, सृजन एवं साहित्य इन विधाओं में काम करती है। बच्चों में कला का कैसे विकास हो, वो अपनी बातों का सकारात्मक पहलू सृजनात्मक रूप में, जैसे पेंटिंग्स हो गई, रंगोली हो गई, साहित्य लेखन कार्य कैसे किया जा सके, उनको आगे लाकर लेके आना, यही संस्कार भारती का प्रमुख रूप से कार्य है। मैम, एक लॉयर के तौर पर आज समाज में आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, खासकर कि एक महिला लॉयर के तौर पर, क्योंकि आज भी वकालत में मेल टू फीमेल शो काफ़ी कम है। आज हमारे देश में छोटी बच्चियां दुष्कर्म का शिकार भी हो रही हैं और कई बार हमने देखा है कि सबूतों का अभाव रहता है, जिसके कारण मुजरिम अक्सर बच के निकल जाते हैं। तो क्या एक लॉयर के तौर पर आपकी ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उचित समय में उन बच्चियों को, महिलाओं को इंसाफ मिले? निजी तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं और अपराध हो रहे हैं, इनमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेप विक्टिम को एट द मोमेंट जैसे ही उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध होते हैं, वो अपने किसी परिचित को तुरंत बताए। बच्चियां हमारे यहाँ पहले बताती नहीं थी, उन्हें भय होता था कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा। बता भी दें माता पिता को, तो माता पिता को भी ये डर सताता था कि समाज में हमें लोग किस नज़रिए से देखेंगे। लेकिन आज बदलाव आया है और लोग अब आकर के बताने लग गए हैं। 100 नंबर अब लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया है। कानून में भी प्रावधान किए गए, जो मूलचूल परिवर्तन लाया गया वो कानूनों में सुधार लाने का किया गया कि अब महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध होंगे उनकी रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी, जो एसआई रैंक से कम रैंक की नहीं होंगी, वही लिखेंगी। रही बात मेरे निजी तौर पर काम करने की, तो मैं वन स्टॉप सेंटर के साथ और राज्य शासन की तरफ से भी जब भी कभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं और उनकी ज़मानत अर्जियां भी आती हैं, तो मैं उनका विरोध खुलकर करती हूं और उन पे ऑब्जेक्शन भी लेती हूं। और जब निचली अदालतों में ट्रायल चलता है, तो मैं बच्चियों को ऐसा माहौल प्रोवाइड कराती हूं कि वो अपनी बात बिना डरे न्यायाधीश के सामने सरलता से और सहजता से रख सकें। बहुत खूब कहा आपने मैम। अब हमें ये भी जानना है कि आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? समाज को जागरूक करना मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी महिलाएं अपने कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती। अधिकार जान लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उन अधिकारों का प्रयोग दायित्व निर्वहन करते हुए करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। न केवल महिलाओं की अपितु बच्चों की भी, बच्चों को भी ये सिखाना कि क्या सही है क्या गलत है, गुड टच एंड बैड टच, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिक से अधिक अपराधों में यही पाया गया कि बच्चों के साथ जो भी क्राइम होते हैं वो उनके जान पहचान वाले परिचित लोग ही करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को इस बात का एहसास हो कि हमारे साथ कौन सेफ़ है, हम किसके हाथ में अनसिक्योर हैं। मेरी सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी समाज को सजग, सतर्क एवं सावधान करना है। मैम, आपका इन्वॉल्वमेंट शहर की न्याय व्यवस्था में है, आप राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर हमें काम करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में महिला एवं बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, चूँकि आपका मंच जनता के बीच में सीधा संवाद करेगा, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी एक महती जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि आप लोगों को अधिक से अधिक, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो पोषण का विषय हो, चाहे वो विधिक विषय ही क्यों ना हो, लोगों को जागरूकता किसी भी माध्यम से आप उन तक अवेयरनेस पहुंचाएं, चाहे वो शिक्षा के लिए ही क्यों ना हो। आज भी हमारे समाज में 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन कई बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं, या अभी तो कोरोना काल में वित्तीय संकट सभी परिवार देख रहे हैं। तो हम कैसे उनको सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। महिलाएं जो न्याय के लिए भटक रही हैं, उनको हम कैसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं, इस बात की जानकारी ही दे देना उनके लिए बहुत बड़ा काम करेगी।
एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन आई विल वांट टू आस्क यू। जैसे अधिवक्ताओं को लेकर हमारे समाज में एक धारणा है कि ये लोग काफ़ी कठोर होते हैं, दे मिसयूज देयर पावर, परंतु हमने आपको हमेशा हंसते हुए पाया है। इस बात का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक बात है संघर्ष की या हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलने की, तो मैंने स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे कोट्स पढ़े हैं और उनका एक बहुत फेमस कोट है कि चलते रहो और तब तक चलो जब तक अपनी मंजिल को पा ना जाओ। और जब हमें मंजिल तय करनी ही है तो उस मंजिल के लिए किसी तरह का तनाव लेने की क्या आवश्यकता है। हंसते हुए अपने संकटों को पार करना ही मुझे लगता है बहुत बड़ी ताकत देता है। और मेरी हंसी के पीछे मेरी मदर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। पिछले 3 वर्षों से वो कैंसर पीड़ित हैं, लेकिन इस बीमारी में भी कहीं भी मैंने उन्हें हारते हुए नहीं देखा, कभी भी मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा। इवन जब भी वो अपने चेकअप के लिए भी जाती हैं तो वो डॉक्टर से यही कहती हैं कि आई एम फिट पर्सन। तो जो ये कह सके तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं और वही मेरी ताकत है। आपका सफ़र काफ़ी रोचक रहा है, ऐसा मुझे लगा, सराहनीय भी रहा है। फिर चाहे एक लॉयर के रूप में हो या फिर राजनीतिक कार्यों में हो और या फिर एक गृहिणी के रूप में हो, इन सभी मोर्चों पर आज आप सफल रही हैं। लेकिन आज भी कोई ऐसी चीज़ या व्यवस्था आपके मन में आती है जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, इस पे अभी हमें और कार्य करना बाकी है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो? कुछ ऐसे विषय हैं जो मुझे लगते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अब सिर्फ नॉलेज तक ना रह जाए, हम उस नॉलेज को डेली रूटीन में अपने व्यावसायिक जीवन में भी कैसे प्रयोग में ला सकें। मैं चूँकि मॉन्टेसरी से पढ़ी हूँ, वहाँ पर हमने कभी भी बुक्स से पढ़ाई नहीं की। किंडरगार्टन तक हमेशा बच्चों को पर्टिकुलर टूल्स दिए जाते थे, इवन नंबर्स तक टूल्स से सिखाए जाते थे। वो एजुकेशन सिस्टम लेकर के आना, उसके साथ साथ समाज में संस्कारों को रोपित करना, ये मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपराध मुक्त समाज का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम चरित्र निर्माण कर पाएंगे, और चरित्र निर्माण में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान निभाएगी। वैसे तो निजी तौर पर आप इतने व्यस्त होने के बावजूद वकालत, राजनीति एवं पारिवारिक जीवन में बैलेंस कैसे स्थापित करती हो? देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को ईश्वर ने 24 घंटे ही दिए हैं। अगर इन 24 घंटों में से 8 घंटे हम अपने सोने के निकाल भी दें तो बाकी के 16 घंटे बचते हैं। और 16 घंटे जब स्पेशली आप अगर फैमिली को इन्वॉल्व कर लें और फैमिली को इन्वॉल्व करके जब आप अपना रूटीन डिसाइड करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती हैं। और मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि जीवन में आप किसी भी काम को संकल्प लेकर के करिए, क्योंकि जब आप संकल्प ले लेते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। तो मेरे सामने जो भी काम आता है मैं उन्हें हमेशा संकल्प की तरह मानती हूँ और एक चैलेंज जैसे एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ती जाती हूँ। वेरी नाइस, वेल सेड। एक चैलेंजिंग बात उठाई है मैम आपने, तो हम ये जानना चाहेंगे, कोरोना काल में सभी की वित्त स्थिति बहुत ही बिगड़ी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों। ऐसे में वकीलों, लॉयर्स का जो पैनल है, इसमें क्या कोरोना काल का कुछ वित्तीय या सामाजिक या किसी भी प्रकार का असर हुआ है? बिल्कुल, बहुत असर हुआ है, क्योंकि वकालत का प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग का प्रोफेशन है। जनता सबसे पहले वकीलों से आकर उनको कोई भी परेशानी होती है तो वो उनके पास पहुंचती है, और अभी आपसी मेलजोल पूरी तरह से समाज से टूट चुका है। ऐसी स्थिति में क्लाइंटेज 50% हो गया, अदालतें खुल नहीं रही हैं और कब खुलेंगी ये भी अभी निर्धारित नहीं है। इस अवस्था में हमारे यहाँ हमारा जो वकालत का प्रोफेशन है उसमें तहसील से लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय तक पूरा समुदाय एक साथ आता है, और हर व्यक्ति इस समय में वित्तीय संकट से गुजर रहा है। निश्चित तौर पर कोरोना ने अधिवक्ता समुदाय के साथ भी गलत तो किया है, मैं यही कहूँगी। खासकर अगर हम महिला अधिवक्ताओं की बात करें तो पुरुष तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन महिला अधिवक्ताएं चूँकि उन्हें घर की भी बागडोर संभालनी है और बाहर भी देखना है, तो वो उतना नहीं निकल पाती हैं। और इस तरीके से कई महिलाएं अभी ऐसी हैं कि जो अपने घर से ही काम कर रही हैं। सभी महिलाएं वैसे अभी घर से कोशिश कर रही हैं कि ऑनलाइन वर्किंग कर सकें, बट कई के पास में ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि अभी वो ऑनलाइन वर्किंग को भी फुलफ़िल कर पाएँ। तो नेचुरली कोरोना ने लॉयर प्रोफेशन को जो है अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ है।
So Priyanka ji, our audience would want to know about law for public welfare. As you know, our preamble itself said, "We the people of India." We, the word includes all men and women. हमारे देश में जनता को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया और संविधान में उसे वो सारे अधिकार दिए गए जो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं ही क्यों ना हो। इन्हीं कानूनों में अभी वर्तमान में पीड़ित प्रतिकर योजना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, जिसके बारे में बहुत कम महिलाएं जानती हैं, इवन जो रेप विक्टिम्स हैं, यदि उनके साथ रेप जैसा क्राइम होता है तो उसके लिए उनको कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 2015 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। 2018 में नालसा ने इसमें और ज़्यादा ऐड ऑन किया और जो रेशियो है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, दैट विल बी इंक्रीज इन द डेथ एट द 5 लाख रुपीज़। तो हम एक तरीके से अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से भी सक्षम बना रहे हैं कि यदि उनके साथ किसी तरह का कोई अपराध कारित होता है, एसिड अटैक्स बहुत हुआ करते थे, तब इतना मेडिकल एड भी नहीं होता था। एसिड अटैक पे भी जो है वो इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट देने की बात विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में कही गई है। इसी तरह बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए, जैसे कि लैंगिक शोषण के विरुद्ध बच्चों के लिए जो कानून बनाया गया, उसमें बच्चे अपनी गवाही अपने माता पिता की उपस्थिति में और अपराधी की अनुपस्थिति में, मतलब उनका जो ट्रायल चलेगा वो अपराधी का सामना न कराया जाए, जिससे बच्चा डरे नहीं, अपनी बात खुल करके सामने रख सके। ऐसे कानूनों का प्रावधान किया गया जो लोक कल्याणकारी हैं, जन कल्याणकारी हैं। महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता और इक्वल वर्क इक्वल पे की बात की गई। सेक्सुअल हरासमेंट केस जो सेल बनाए गए, वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसमें गाइडलाइंस इशू कर दी गई कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैव सेक्सुअल हरासमेंट सेल। तो अगर कहीं भी काम की जगह पे भी किसी महिला के साथ किसी तरह का शोषण किया जाता है तो वो उसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट सेल में जाकर के कंप्लेंट कर सकती है। विमेन कमीशन आया, विमेन कमीशन ने सुमोटो एक्शंस लेना शुरू किए। बच्चों के लिए CWC कमिटीज़ बनाई जाने लगी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, जुवेनाइल बोर्ड्स बनाए जाने लगे, ताकि बच्चों की बात सुनी जाए, बच्चों को अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार अपनी ओर से भी चला रही है और कानूनों में भी अब बदलाव लेके आ रही। इवन कमर्शियल जो हमारे लॉज हैं उनमें भी अमेंडमेंट किया गया। आर्बिट्रेशन एक्ट जो आया 2016 में, जो अमेंडमेंट आए वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अब गवर्नमेंट और NGOs दोनों ही मिलकर के बहुत काम कर रहे हैं और कानूनों में भी अब समाज की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैम, अपन ने कानून की बात की, सामाजिक विकास की बात की, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि लोक अदालत कहाँ तक सामाजिक न्याय पहुँचाने में सफल साबित हुई है। सेक्शन 89 ऑफ CPC जो ADR के एस्पेक्ट पे डील करता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ कोरोना, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू गो इनटू द लिटिगेशंस। लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, अपना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते। लोग अब बहुत सिस्टमैटिकली अब फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे। ऐसे में ADR का एक जो सबसे बड़ा टूल है वो है लोक अदालत। लोक अदालत में जितने भी मोटर व्हीकल क्लेम्स रहते थे, पहले लोगों को सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं रहती थी कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर कहीं डेथ हो जाती है तो उसमें कैसे हम अपना जीवन बिताएंगे। उसके लिए लोक अदालत ने त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी पहल की। लोग BSNL, MTNL, MPB, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके बिल्स पे नहीं करते थे, टैक्सेशन नहीं देते थे, पेंशन्स में लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। उनके लिए छोटे छोटे जितने भी पब्लिक वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स थे, उन सभी को डील करते हुए लोक अदालत के स्टॉल लगाए जाने लगे। नालसा ने इसको बहुत व्यापक रूप से प्रभावित करने के लिए एवरी 3rd सैटरडे, हर तीसरे शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में करने की बात कही। न केवल जिला अदालत परिसर में, बल्कि अब गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि जो खुद अपने ऑफिस में ही सैटरडे जो है लोक अदालत आयोजित करा रहे हैं। लोक अदालत के साथ साथ मध्यस्थता, जो कि वैकल्पिक विवाद समाधान का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है,
स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स, या जो हमारे CRPC में 323 बहुत छोटे छोटे से मामले रहते हैं, इनको सेटल करने के लिए ADR इज़ द बेस्ट मोड। एंड स्पेशली मीडिएशन, मैं 2008 से मीडिएशन कर रही हूँ, तो ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग आकर के अब लोग ऑनलाइन भी, आपको कोर्ट भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी सिर्फ एक एप्लीकेशन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या हाई कोर्ट में भेज देते हैं तो आपको ऑनलाइन मीडिएशन मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टूल ऑफ ADR। I would want you to give a strong message to our audience. To entrepreneurs, especially those are women, they have started the Nation's Pride Live. Every citizen must be a nation's pride. एक समय था जब महिलाएं अपनी बातों को लेकर के आगे नहीं आती थीं, अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहती थीं। मैं ये संदेश देना चाहूँगी संपूर्ण विश्व को कि कहीं भी यदि कोई भी अपराध हो तो आप उसकी सूचना त्वरित, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, चाहे पास के पुलिस स्टेशन में, चाहे अपने माता पिता को ज़रूर उससे अवगत कराएं। अब तो 0 पर FIR तक होना शुरू हो गई हैं। कहीं भी आप किसी भी बात को लेकर डरे नहीं। बच्चे अपनी बात चाहे अपनी स्कूल की टीचर ही क्यों ना हो, उससे भी शेयर करना शुरू करें। आज समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, संवाद कम होता जा रहा है, लेकिन तकनीकी से आज भी लोग जुड़े हुए हैं। तो तकनीकी के माध्यम से भी यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकते हैं। एंड थ्रू नेशंस प्राइड everyone should get connected through this platform. This is my message to the nation. Thank you ma'am, thanks for joining us for Nation's Pride Live. थैंक यू प्रियंका जी। आज हमारे बीच प्रियंका मिश्रा जी मौजूद थी, जिनकी लाइफ जर्नी से हमारे यहाँ की लेडीज़ को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज दी है हमारी ऑडियंस को आज। डेफिनेटली बतुल जी, सही कहा आपने। आज प्रियंका मिश्रा मैम की बातों से हमारे यहाँ की महिलाओं को अपने जीवन जीने का एक नया तरीका, एक नया सबक मिला है और एक अलग प्रेरणा के साथ प्रियंका मैम ने हमारी महिलाओं को मोटिवेट किया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हम रूबरू होंगे एक नई शख्सियत से, नेशंस प्राइड लाइव से। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें देखना मत भूलिए हर शनिवार शाम 4 बजे नेशंस प्राइड लाइव पर। Till then, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.